हेलो गाइस, वेलकम टू यू ऑल। एज वी ऑल नो कि हमारे एनसीईआरटी अपडेट हुआ है 2024-2025 सेशन में। तो हम क्या शुरू कर रहे हैं कि हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज। इसमें हम टोटल होल एनसीईआरटी कवर करेंगे, बट इन ए वे कि जो एनसीईआरटी में मेंशन है बस उसी को ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करेंगे। उसके बाद हम फिर से एक नया सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें हम कि नीट के लिए जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है, मतलब जो कि एनसीईआरटी में नहीं है बट पूछा जाता है क्वेश्चन, तो वो कवर करेंगे। पहले हम ये कवर कर रहे हैं, हम शुरुआत कर रहे हैं यूनिट 5 से, ह्यूमन फिजियोलॉजी से। ओके, ह्यूमन फिजियोलॉजी में टोटल 6 चैप्टर है। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, बॉडी फ्लूइड्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, locomotion and movement, neural control and coordination, chemical coordination. As we all know, these are the life processes. These are needed for any living organism to sustain in the environment. Okay, so हम पहला लाइफ प्रोसेसेस पढ़ेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें और एक लाइफ प्रोसेसेस नहीं दिया है, जिसके कि लाइक डाइजेशन वो वाला चैप्टर हटा दिया है। बट हम पढ़ेंगे नीट के लिए। स्पेशल सीरीज लॉन्च होगा जो कि एब्सोल्युटली फ्री होगा, यूट्यूब में ही होगा। तो उसमें हम वो डाइजेशन वाला चैप्टर कवर करेंगे। पहले हम एनसीईआरटी इसमें कवर करते हैं, ठीक है। एट फर्स्ट हम ये साइंटिस्ट के बारे में जान लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन है। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, ठीक है। अल्फांसो कॉटिकी एक साइंटिस्ट थे। ये अपना करियर स्टार्ट किए थे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ रेप्टाइल से। कार्डियोवैस्कुलर हार्ट वार्ट, रेप्टाइल के हार्ट वार्ट के वो स्टडी कर रहे थे, ठीक है। बट लेटर हिज अटेंशन टर्न इनटू अवर मैमालियन ऑडिटरी सिस्टम। ऑडिटरी सिस्टम मतलब तुम जो सुनते हो, कान के सिस्टम, ठीक है। एंड उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया इन 1850, उन्होंने नंबर याद मत करो, ठीक है। पेपर पब्लिश किया है, स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बैसिलर मेम्ब्रेन ऑफ द कोक्लिया कॉन्टेनिंग हेयर सेल्स। तुम्हारी एक कान है, ठीक है, यहाँ से तुम सुनते हो आवाज़ वाज, यहाँ अंदर जाता है, यहाँ तुम्हारे साउंड एम्प्लीफिकेशन होता है। 3 हड्डियाँ हैं, इनका स्टेपस मैलस ऐसे। फिर वो जो साउंड अंदर जाता है, साउंड वाइब्रेशन अंदर जाता है, वो ये जो बेसिलर मेम्ब्रेन के कोक्लिया में हेयर सेल प्रेजेंट होता है। एक स्ट्रक्चर है, मान लो एक स्ट्रक्चर है जहाँ के हेयर सेल प्रेजेंट होता है। ये हेयर सेल का प्राइमरी काम है क्या, साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कराना। क्योंकि हमारा ब्रेन सिर्फ नर्व इम्पल्स ही ये कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। इसीलिए वो साउंड वाइब्रेशन को नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट कराता है हेयर सेल। और हेयर सेल जिसमें प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कॉटिकी, क्योंकि वो हमारे अल्फांसो कॉटिकी सर ने उनके ऊपर पेपर लिखा था वो सब चीज़ के बारे में, ठीक है। हेयर सेल का काम क्या है, अगर तुम ज़्यादा लाउड में साउंड सुनते हो तो तुम्हारा हेयर सेल डैमेज हो सकता है। हेयर सेल डैमेज हो सकता है, देन तुम्हारा साउंड वाइब्रेशन जो कान में पहुंचता है वो नर्व इम्पल्स में कन्वर्ट नहीं हो सकता, सो दैट तुम चीज़ें सुन नहीं सकते हो। इसीलिए नॉर्मल इसमें से सुनो। एंड फॉर योर टाइम बचाओ, मतलब तुम अगर अपना टाइम बचाना चाहते हो तो 1.5x करके वीडियो को वॉच करो, ताकि तुम अच्छे से समझ में आए और तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो हम चैप्टर शुरू करते हैं, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, इसमें एक चीज़ मेंशन नहीं हुआ है, इंट्रोडक्शन। ये भाई सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ये वाला फर्स्ट वाला पैराग्राफ, ठीक है। इसको छोड़ दोगे तो तुम्हारे कुछ पता ही नहीं चलेगा वाई ब्रीदिंग क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या है, कहाँ होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, देन रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट और फाइलम एंड किंगडम एंड ऑल, देन मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, देन रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, कैसे रेगुलेट होता है, कैसे तेज होता है, कभी कैसे स्लो हो जाता है, एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम।
एट फर्स्ट मैं आपको समझा दूंगा, फिर आप एनसीईआरटी रीड करेंगे। हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एट फर्स्ट ब्रीदिंग का मतलब समझेंगे। ब्रीदिंग का मतलब क्या है? इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। ओके, इनहेलेशन प्लस एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब क्या होता है? इनटेक ऑफ गैसेस फ्रॉम एनवायरमेंट। एक्सहेलेशन का गैस मतलब क्या होता है? रिलीज ऑफ गैसेस फ्रॉम lungs to the atmosphere, from lungs. Okay, now हमारे एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ते हैं। ब्रीदिंग समझ में आ गया सबको? देन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज कहाँ पे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ पे होता है बताओ? एक्सचेंज ऑफ गैसेस बताते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs in 2 steps। क्या है स्टेप भाई? पहला स्टेप ये है कि लंग्स से लंग्स टू ब्लड वेसल, ठीक है। देन फ्रॉम ब्लड वेसल, ब्लड, ठीक है। देन ब्लड टू आवर टिश्यू। मतलब हमारे जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है फाइनली लंग्स टू टिश्यू तक होता है। देन तुम पूछोगे क्यों होता है, वाई? एवरी सेल को हमारे गैस चाहिए। क्या गैस चाहिए भाई? वो हम पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। एवरी सेल को हमारे ऑक्सीजन चाहिए एंड एवरी सेल से CO2 निकलता है, ठीक है। क्यों चाहिए अभी? कि हमारे भाई एवरी सेल में क्या होता है? कैटाबोलिक रिएक्शन होता है। कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होता है? पहले चाहिए रिएक्शन 2 टाइप का होता है, एक कैटाबोलिक रिएक्शन का एनाबोलिक रिएक्शन, वो हम पढ़ेंगे। पर पहले ये पढ़ लेते हैं। एवरी सेल में कैटाबोलिक रिएक्शन होता है। कैटाबोलिक रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है, वो सब क्या है? मतलब ब्रेकिंग डाउन ऑफ हमारे कार्बोहाइड्रेट। हम खाए थे ना, डाइजेशन में हम वो सब चीज़ एब्जॉर्ब होता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, अमीनो एसिड, सब वो होता है, वो सब का ब्रेक डाउन होता है। कार्बोहाइड्रेट्स उसको कैटाबोलिक रिएक्शन बोलते हैं, मतलब ब्रेकिंग डाउन, बड़े से छोटा बनना, कैटाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। उसका रिवर्स, छोटे से बड़े बनना, एनाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन प्लस एनाबोलिक रिएक्शन इज इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, ठीक है। ब्रेकिंग डाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, देन हमारा प्रोटीन, देन हमारा एमिनो एसिड, देन हमारा न्यूक्लिक एसिड। भाई हम जो भी चीज़ खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है। तो बस ये सब लिख देता हूँ, फिर एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब कैटाबोलिक रिएक्शन क्यों होता है, क्यों होता है बताओ? पहले ये कैटाबोलिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? बड़े से छोटे बनना। तुम्हें बस ऐसे नहीं करना, काट लिया भाई, मैं कैटाबोलिक रिएक्शन में काट लिया तो बड़े से छोटे बन गया। फिर ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, एनाबोलिक रिएक्शन हम बाद में पढ़ेंगे। एनाबोलिक रिएक्शन, इसमें छोटे से बड़ा बनता है, ठीक है। और कैटाबोलिक प्लस एनाबोलिक रिएक्शन इज इक्वल टू मेटाबोलिक रिएक्शन, ठीक है। कैटाबोलिक प्लस एनाबोलिक मेटाबोलिक रिएक्शंस। तुम्हारा मेटाबॉलिज्म है। मेटाबॉलिज्म क्या है भाई? मेटाबॉलिज्म इज इक्वल टू कैटाबोलिक रिएक्शन प्लस एनाबोलिक रिएक्शन। अभी बोल पाओगे ना सबसे? ठीक है। कैटाबोलिक रिएक्शंस मैं छोटे से मेंशन कर दिया हूँ, क्योंकि भाई कैटाबोलिक पढ़े हो तो एनाबोलिक भी पढ़ लो, ठीक है।
इसमें कैटाबोलिक रिएक्शन क्यों होता है? टू फुलफिल आवर एनर्जी नीड, टू फुलफिल आवर एनर्जी नीड। मैं दिन में बहुत सारा तुम काम करते हो ना, तो वो सब के लिए एनर्जी चाहिए तुम्हें, तो वो एनर्जी चाहिए इसीलिए तुम खाते हो तो वो डाइजेशन के थ्रू ब्रेक छोटा छोटा पार्ट बनता है, वो छोटा बड़ा ऑब्जर्व होता है, फिर यहाँ पे एवरी सेल में कैटाबोलिक रिएक्शन के थ्रू वो सबका और छोटा छोटा पार्ट बनता है जाकि हमारा यूजफुल हो। तो क्यों होता है वो सब? तो फुलफिल आवर एनर्जी नीड, ठीक है। तो ये सब रिएक्शन के लिए, ठीक है, हमको ऑक्सीजन चाहिए। एक कैटाबोलिक रिएक्शन ऑक्सीजन मांगता है, कैटाबोलिक रिएक्शन रिक्वायर्स ऑक्सीजन, दैट इज वाई वी हैव टू सप्लाई, सो वी हैव टू सप्लाई। अभी बताओगे बिना के ऑक्सीजन के होता है कि नहीं होता है? भाई होता है। कैसे होता है? बिना ऑक्सीजन के, विदाउट ऑक्सीजन होता है हमारे दो कंडीशन पे। एक होता है हमारे आरबीसी में, दूसरे होता है हमारे एक्सेस एक्टिविटी कर दो तो तुम क्रिकेटर को देखे होगे, क्रैम्प हो जाता है, क्रैम्प हो जाता है, तो वहाँ पे बिना ऑक्सीजन के, तो उनको ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाता है उस पर्टिकुलर पॉइंट में, तो उनका क्रैम्प हो जाता है, ठीक है। जो ये दो चीज़ याद रखो, हम उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। विदाउट ऑक्सीजन कहाँ कहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है? आरबीसी के अंदर, एंड हमारे जो क्रैम्प प्रोडक्शन होता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे विदाउट ऑक्सीजन होता है। नॉर्मली कैटाबोलिक रिएक्शन ऑक्सीजन के मेजोरिटली ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, ठीक है। देन टू फुलफिल आवर एनर्जी, ठीक है। अभी हो गया कैटाबोलिक रिएक्शन, हो गया, ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया हम, फिर ऑक्सीजन सप्लाई रिएक्शन में क्या निकला? आफ्टर द ब्रेकडाउन और आफ्टर द कैटाबोलिक रिएक्शन हमारे CO2 इज रिलीज्ड, एंड हमको पता है CO2 हार्मफुल है। हमके बॉडी को CO2 नहीं चाहिए भाई, प्लांट को चाहिए होगा, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। CO2 इज हार्मफुल, देन CO2 नीड टू बी एक्सेल आउट, ठीक है। CO2 नीड टू एक्सेल आउट। तो अभी हमारा काम क्या है कि ऑक्सीजन कॉन्टिन्यूसली सप्लाई करना। देन हमारा काम क्या है? हमारे कॉन्टिन्यूसली रिलीज करना CO2। ये प्रोसेस हमको करना चाहिए, क्योंकि तो सो दैट हमारे एनर्जी प्रोडक्शन होता रहे, एंड CO2 एनर्जी प्रोडक्शन होता है और हम सब काम चलता रहे। सो O2 इंटेक चाहिए एंड CO2 रिलीज चाहिए। ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, विच इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, बट वो रेस्पिरेशन है नहीं, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है फिर? रेस्पिरेशन क्या होता है? ये होता है ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन होता है हमारे मैक्रोमोलिक्यूल से, मैक्रोमोलिक्यूल मतलब ये जो का हमें यहाँ पे डिस्कस किया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ये सब चीज़। मैक्रोमोलिक्यूल से एनर्जी प्रोडक्शन प्लस CO2, ये होता है रेस्पिरेशन। एनर्जी प्रोडक्शन होना मतलब रेस्पिरेशन हुआ, ठीक है। ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन एंड CO2 निकला, ये होता है रेस्पिरेशन, ठीक है। अभी तुम्हें पूछेगा कोई रेस्पिरेशन और इसमें डिफरेंस क्या है, तो तुम अभी बता सकते हो, चलोगे। देन हम NCERT रीड करेंगे। As you have already read that oxygen is utilized by the organisms to indirectly break down our, देखो, oxygen is utilized to indirectly break down of simple molecules like glucose, amino acid, fatty acid, etc. to derive energy,
टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। अंडरस्टूड? अभी एक लाइन में लिख दिया पूरा। देन हमारा कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज रिलीज ड्यूरिंग द एबोव कैटाबोलिक रिएक्शन। कैटाबोलिक रिएक्शन ऊपर जो परफॉर्म हुआ उसमें CO2 रिलीज हुआ। इट इज देयरफॉर एविडेंट दैट oxygen is continuously provided to the cells and CO2 produced by the cells have to be released out continuously. This process of exchange of O2 from the atmosphere with CO2 produced by the cells is called breathing, which is commonly known as respiration. Commonly known as respiration, but respiration क्या होता है मैं आपको बता दिया। ठीक है। Now place your hand on your chest. You can feel the chest moving up and down. You know that it is due to the breathing. महसूस करो, इनहेलेशन करो, एक्सहेलेशन करो, महसूस करो, फील करके समझा करो। ठीक है। देन ओनली यू विल लाइक अच्छे से एसिमुलेट करोगे, तुम्हें रटना वटना नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाउ डू वी ब्रीथ? Then the respiratory organs and mechanism of breathing is described in the following section of the chapter. हम पढ़ेंगे, चिंता मत करो। इस वीडियो के लिए इतना ही। Stay tuned for the next video. उसमें आपको respiratory organs in different organisms हम पढ़ेंगे। ठीक है। बाय।